नमस्कार, आप देख रहे हैं तर्कज्ञान और मैं हूं दिग्विजय। तर्कज्ञान चैनल, यूट्यूब चैनल आप सभी को जैसे पता ही है कि डिबेटिंग के लिए खास तौर पे डिबेट के इवेंट्स हों, उसके टॉपिक्स हों और तमाम अन्य गतिविधियां वाद-विवाद की हों, किसी गंभीर विषय पर हो, किसी रोचक विषय पर किसी एक्सपर्ट के साथ बात करने की बात हो, उन ऐसी गतिविधियों को लेकर आपके सामने आता है। और जैसा आपको पता है कि नया सत्र दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हो चुका है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में जो डिबेटिंग सर्किट है, भले ही ऑनलाइन लेकिन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। और इस डिबेटिंग सर्किट की जो शुरुआत होती है, आप सभी को जो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, यहाँ के डिबेटर रहे हैं या जो नए पहली बार आ रहे हैं, उन सभी ने सुना ही होगा जाहिर तौर पर कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पार्लियामेंट्री डिबेट है अर्थात संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता की शुरुआत शिवाजी महाविद्यालय द्वारा की जाती है, डिक्टम वाद विवाद समिति द्वारा की जाती है। शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसको हमने एक उसमें संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता और इंग्लिश में कन्वेंशनल डिबेट होती है, तो एक उसको जो इवेंट का नाम होता है तर्कोत्सव। तो तर्कोत्सव का आयोजन भी इस वर्ष किया जा रहा है और आपको पता ही है कि शुरुआत कोई भी करे, जैसा टैगलाइन है शिवाजी भोसले का कि शुरुआत हम ही करेंगे, खत्म कोई भी करे। तो इसी चीज को लेकर आज आपके सामने है दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज की जो डिक्टम वाद विवाद समिति के वर्तमान अध्यक्ष भुवन कृष्ण हमारे साथ हैं। उसके अलावा इस समिति के कुछ अन्य सदस्य भी हैं, कार्यकारिणी के कुछ अन्य सदस्य भी हैं। उन सभी से बात करेंगे कि कैसी तैयारी की है और शिवाजी भोसले की जो अनोखी परंपरा है या आप कहें कि अनोखी विशिष्टता है, उसके बारे में क्या इस बार तैयारी की है और किस तरीके से जो चूंकि ऑनलाइन हो रहा है और पिछली बार भी सफलतापूर्वक ऑनलाइन आयोजन किया था, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सबसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, क्योंकि बाकी अन्य जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके बारे में बताएं, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा समिति के अध्यक्ष भुवन कृष्णा। भुवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है तर्क ज्ञान पर। प्रणाम दिग्विजय भैया। और बहुत हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हमें तर्क ज्ञान का मंच मिला कि हम शिवाजी भोसले के बारे में आप सबसे बता सकें। इससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप जैसा कि देख सकते हैं मैं आज यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी कार्यकारिणी समिति यानी शिवाजी भोसले को जो चरितार्थ करने वाले जो एक्चुअल लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी टीम जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज यहाँ पे उपस्थित हैं हमारी उपाध्यक्षा उर्वशी गुप्ता, हमारी सचिव कनिष्का शर्मा, हमारी टेक्निकल टीम को देखते हुए हर्ष, प्रशांत और शिवम आज हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारी टीम के होनहार डिबेटर और वक्ता सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद भुवन, आपकी टीम काफी अच्छी है और मैं समझता हूं कि ये जो ऑनलाइन हो रहा है तो इसमें जो टेक्निकल चीजें हैं उसके लिए आपने जो हम उनसे कुछ तकनीकी पहलुओं पर भी सवाल पूछना चाहेंगे, जो कि सभी दिल्ली विश्वविद्यालय की जो तमाम समितियां हैं जो इस समय ऑनलाइन ही अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही हैं, तो कुछ ऐसे सवाल तकनीक से जुड़े होंगे जो कि अगर यहाँ पर हम उसको बताएंगे तो आगे अन्य समितियां भी उसका लाभ उठा पाएंगी। तो शुरुआत आपसे करेंगे भुवन। आप अध्यक्ष हैं तो शुरुआत ये कहूंगा कि ऑनलाइन करा रहे हैं, पिछली बार भी ऑनलाइन किया गया था, तो अनुभव कैसा रहा और क्या तैयारियां आपने कर रखी हैं कि ऑनलाइन में भी हम उसी तरीके की सफलता हासिल करेंगे और वो जो अनोखापन है उसको बनाकर रखेंगे शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में, तो क्या तैयारियां की हैं इस बार? जैसा कि भैया आपने अभी बताया भी था कि पिछले साल हम ऑलरेडी एक ऑनलाइन संस्करण कर चुके हैं, और जैसा कि सबको पता भी होगा कि शिवाजी भोसले पिछले साल भी डिक्टम तर्क वितर्क समिति पहली समिति थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जिसने ऑनलाइन संसदीय तर्क वितर्क को करके दिखाया था और संभव करके दिखाया था कि ऑनलाइन पटल पर भी हम संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिताएं करा सकते हैं। और इस साल भी जब हम कराने जा रहे हैं तो हम एक चीज को हमेशा से जानते हैं कि जो ऑनलाइन है, यानी कि जब हम मशीन यानी किसी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रतियोगिता को करने के लिए, तो यंत्रों के अंदर हमेशा एक स्कोप रहता है, एक मार्जिन रहता है कि किसी भी प्रकार का चाहे नेटवर्क लैग हो, नेटवर्क डिस्टर्बेंस हो, वो हो सके। और अक्सर चाहे वो प्रतिभागियों के तरफ इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो,
वो डिबेट में हमेशा एक स्कोप रखता है कि किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके। और इसी चीज को दूर करने के लिए हमारी टीम ने इस बार निर्णय लिया है कि हम जूम के साथ साथ डिस्कॉर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। और खासकर अक्सर ये होता है कि जो डिबेटर्स हैं, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से कॉलेजेस में फिजिकल मोड में बोलने के अभ्यासी हैं, अभ्यस्त हैं, तो हम एक मॉक सेशन का भी ऑर्गेनाइज करेंगे, एक मॉक सेशन करेंगे जिसमें हम सभी टीम्स को पूरे अच्छे से समझा सकें बिना किसी डाउट के कि किस तरीके से बोला जाएगा। और डिस्कॉर्ड में जब भैया आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बकायदा तरीके से अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, जिसमें टीम्स को मैच छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, वो उन कमरों में जाकर अपना डिस्कशन कर सकते हैं। और इस तरीके से हर चीज को पूरा समझाया जाएगा एक मॉक डिबेट के द्वारा। और हाँ खास करके जो नेटवर्क डिस्टर्बेंस की चीज है उसे मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हाँ, तो भुवन, एक चीज और जो कि शिवाजी भोसले में मैं चाहूंगा कि क्योंकि हम लोग नया नया चीज इंट्रोड्यूस करने के लिए, मैं कहूँ कि पिछले 4-5 सालों से तो हम लगातार हर साल कोई ना कोई नई चीज हम लेकर आ रहे हैं, और उसको हमने जो हमने नई चीज शुरू की उसको हमने छोड़ा नहीं है। जैसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में शिवाजी कॉलेज ही पहला ऐसा कॉलेज रहा जहाँ की वाद विवाद समिति ने डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम लेकर आए, जी। जिससे कि जो पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, उसको और बढ़ावा दिया जा सके। तो इस बार मतलब और भी हमने तमाम नए नए आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लिए और उसको कैरी फॉरवर्ड आगे भी किया है। तो इस बार आप क्या नया करने जा रहे हैं? कुछ नई बात इस बार हमें जी। संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता शिवाजी में देखने को मिलेगी? हम जब भी कभी कोई नई चीज लाते हैं तो हमारा हमेशा कोशिश होता है कि केवल और केवल नया करने के लिए हम नया नया नहीं करते, परंपरा को बचाए रखते हुए उसे और बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए नया करते हैं। जैसा कि आपने उल्लेख भी किया कि हम डीआरएस लेकर आए थे, तो इस साल दोनों ही पहलुओं पे, सिंबॉलिक तरीके से और सब्सटेंस के तरीके से, दोनों में हम नई चीजें लेकर आए हैं। सिंबॉलिक तरीके से तो आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने अभी बार बार उच्चारण भी किया कि हम अब इसे वाद विवाद नहीं कहते, हम इसे तर्क वितर्क कहने की प्रक्रिया को प्रारंभ किए हैं। और इसका सीधा माल तरीका यही है कि हम ये सिग्निफाई करते हैं कि संसदीय तर्क वितर्क होता है। यहाँ पे हम विवाद नहीं कर रहे, हम तर्क को वितर्कित कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं उसका। और सब्सटेंस के लेवल पे हमने ये कोशिश की है, क्योंकि संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिताओं के अंदर जो एक जो प्रतिभागी होता है, जो देख रहा है और जो निर्णय कर रहा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है या प्रतिस्पर्धा किस तरीके से हो रही है। तो इसी प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस साल हम प्लेऑफ्स को लेकर आए हैं, यानी कि एक एक्स्ट्रा चरण होगा जिससे क्वार्टर से पहले होने से पहले एक एक्स्ट्रा चरण होगा जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ाया जा सके। हमारे सदस्य सौरभ जुड़े हुए हैं, वो इस प्ले ऑफ की प्रक्रिया को आप सबके समक्ष एक बेहतर तरीके से रखेंगे, जिससे पता चलेगा कि कैसे हम प्रतिस्पर्धा को इस साल बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सौरभ आए, और सौरभ जो है उस प्ले ऑफ जो कि एक नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस पार्लियामेंट्री डिबेट में, तो उसको आप जरा समझाएं सौरभ। जी, नमस्ते दिग्विजय भैया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मंच दिया। जी देखिए, जैसा कि मेरे अध्यक्ष ने आप सभी को बताया कि इस बार हमने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्ले-ऑफ को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि पहले आप भी एक एक्सपीरियंस डिबेटर रह चुके हैं और बाकी सभी भी जो भी डिबेटर यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस डिबेटर्स आते हैं शिवाजी भोसले में। तो आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस करी हो कि आप भी कभी-कभी होता है कि आप अगर क्वार्टर्स में अगर आपको क्वालीफाई करना है तो टॉप 8 में आपको जाना है। लेकिन कभी बहुत बार देखा जाता है कि 9वीं 10वीं पर जो टीम है, 8वीं 7वीं इन सब की टीमों से बहुत कम डिफरेंस उनका रह जाता है। तो इसलिए हमने इस बार प्लेऑफ को इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो जो टीम जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पोजीशन जिनका की स्कोर डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं रहता है, उनको एक मौका और दिया जाए, ताकि वो दोबारा क्वार्टर्स में जाने के लिए जाने का उनको मौका मिल पाए। तो उसकी मदद के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे सदस्य हर्ष एक बार वो पीपीटी एक बार शेयर कर पाए स्क्रीन पे, तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। सौरभ जी शुरू कीजिए। हाँ जी, जैसे कि आपको दिखा जा रहा है कि जैसे इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि शिवाजी भोसले में इस बार 9वीं से 12वीं स्थान पर आने वाली टीमों को क्वार्टर्स में
जाने का दोबारा मौका देने के लिए प्लेऑफ को लाया गया। ये सब चीजें हमें बता दिया गया, ये सब चीजें हमने बताई थी। और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे हमारे लीग राउंड में 5 मैचेस होते हैं तो 5 मैच होंगे। उसके बाद जो टॉप की 4 टीम्स होंगी, जो कि स्कोर जो एमओवी का जो स्कोर कार्ड बनेगा उसमें जो टॉप 4 टीम होंगी वो सीधे के सीधे क्वार्टर्स में चली जाएंगी। बाकी की 8 टीम रहेगी, यानी कि 5वीं पोजीशन से लेकर के 12वीं स्थान की, इन सब के लिए एक प्री क्वार्टर्स होगा। प्री क्वार्टर्स में जैसा कि मैं यहाँ पे अगला जो पॉइंट है उसमें दिखा हुआ है कि 5वीं बनाम 12वीं टीम का मैच होगा, 6ठी और 11वीं टीम की मैच होगी, और 7वीं और 10वीं की होगी। इसी प्रकार से मैचेस होंगे। और इनके जो विजेता होंगे उनको फिर से उनके जो 5 मैचेस पहले थे उसके पोजीशन के अनुसार फिर से उनको एक तरह से अरेंज किया जाएगा, और उसके बाद फिर जो नॉर्मल क्वार्टर फाइनल्स का रूल होता है उसमें वो एक तरह से चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड हर्ष। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि यहाँ पे एमओवी का अंक दिया गया है। जैसे कि टॉप की 4 टीमों का आप देख सकते हैं कि वो जो टॉप की 4 टीम होगी एक बॉक्स के बाहर है, यानी कि ये सीधे क्वार्टर्स में चली जाएंगी। बाकी जो हमारी 12वीं तक की टीम है, इनको देखिए कि एक लाइन से इन्हें दिखाया गया है कि इनके मैचेस इनसे होंगे, और यहाँ और ये जो अलग से दिखाया गया जो दल है, यानी कि ये इन दोनों में से वो जो विजेता दल है वो है। इसका अगला स्लाइड। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विजेता दल थे उनको 5वीं से बाकी के जो 4 पोजीशन है उनमें अरेंज कर दिया गया है उनके 5 मैचों के एमओवी के अनुसार। तो अब यहाँ से जो नॉर्मल क्वार्टर्स का रूल होता है वही फॉलो होगा, जब उसके बाद फिर सेमीज और फाइनल्स होंगे। यही प्लेऑफ हमने इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं पोजीशन की टीम्स है जो कि काफी हद तक मायूस होकर के लौटते हैं, उन्हें दोबारा मायूस होकर के नहीं लौटना पड़ेगा, उनके पास एक और मौका रहेगा क्वार्टर्स में जाने के लिए। इससे प्रतिस्पर्धा में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। जी, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हम खुद एज अ डिबेटर जब डिबेट करते थे तो हमारे कुछ एमओबी 0.05 0.25 इतना रह गया और हम उससे नीचे रह गए। 9वें स्थान पर हम लोग फिनिश कर रहे हैं, 10वें स्थान पर फिनिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है कि जो लोग हो सकता है, क्योंकि देखिए लीग मैच में हुआ कि बहुत क्लोज या टफ फाइट रही और वहां पर आप जो है हार गए और एमओबी आपको बहुत कम मिला और फिर उसकी वजह से आप नीचे 9वें पायदान पे आ गए, 8वें पे नहीं आ पाए। तो यह मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत एक अवसर है। जैसे होता है कि कई बड़ी बड़ी टीमें भी लीग मैच हार जाती हैं, एक आधा मैच हार जाती हैं, या आप कहें कि उलटफेर हो जाता है जिसे हम कह सकते हैं। तो उस उलटफेर के जो लोग शिकार हुए हैं तो वह अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इस नियम से जरूर फायदा होगा। लेकिन इससे जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है भुवन, कि क्योंकि जब हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारे पास प्रतिभागी के रूप में टीमें आ रही हैं उनको हम कैसे सरलता से ये चीजें समझा सकें कि हमने ऐसा नियम इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि जब भी हम नया नियम लेकर आते हैं, क्योंकि वो पहले से नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो वो कैसे होगा, उसके उनके जो सवाल हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये थोड़ा जटिल होता है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई नई चीज बताएं तो 100 लोग अगर मान लीजिए जुड़े हुए हैं, 50 लोग जुड़े हुए हैं, तो सबके मन में जो सवाल हैं सभी तक प्रॉपर आवाज पहुंच रही है। ऑडिटोरियम में बैठ के सबको क्लियर करना एक अलग विषय है, एक अलग तरीका होता है, या हम कहेंगे अलग तरीके से महसूस करते हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन में इस तरीके की नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो प्रतिभागी हैं उनके सवालों को आप कैसे डील करेंगे? मेरे मन में ये सवाल है कि क्या आप उसके लिए कोई एक अलग सेशन रखेंगे, या जब आप इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उसी समय ये सारी चीजें क्लियर करें? जी भैया, तो क्योंकि पहले तो सबसे पहली चीज की सौरभ बहुत अच्छे से समझा ही चुके हैं, लेकिन एक और छोटी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सौरभ के वक्तव्य में, कि इस प्ले ऑफ राउंड को लाने का एक दूसरा बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो भी शिवाजी भोसले से परिचित होंगे या पहले यहाँ पर आए होंगे, वो जानते हैं कि हम हमारे मैचेस में पावर पेयरिंग के सिद्धांत पे मैच बनाते हैं। यानी कि जैसे मैचअप होता है, जो सबसे ऊपर वाली टीम होती है उसको ठीक उससे नीचे वाली टीम के साथ मैचअप बनाया जाता है, और तीसरा का चौथे के साथ, पांचवे का छठे के साथ, और इस तरीके से मैचअप्स बनते हैं। तो यहाँ पर इस पूरे चीज प्रकरण में जो टेबल टॉप करना होता है वो बहुत ही जटिल और कठिन कार्य बन जाता है। शिवाजी भोसले में बहुत आसान नहीं होता कि आप टेबल के ऊपर आ जाएं। तो इसका सीधा मतलब था कि जो टेबल टॉप किए हैं हम उन्हें एक तरीके से विशेषाधिकार, एक इंसेंटिव दे रहे हैं कि आपके हम इस
अचीवमेंट को स्वीकार करते हैं कि आप शिवाजी भोसले के इस पावर पेयरिंग सिद्धांत में भी टेबल टॉप कर सके, और जैसा कि बाकी सौरभ ने बताया कि जो हल्के मार्जिन से रह जाते हैं उन्हें एक और अवसर देते हैं। दूसरा, जैसा कि भैया आपका प्रश्न था कि हम किस तरीके से इन चीजों को लेके जो भी मिसकंसेप्शन या डाउट लोगों के मन में होगा उसे कैसे हरेंगे, हम पूरा एक मॉक सेशन रखेंगे। मॉक सेशन के लिए हम अभी फिलहाल तो विचार कर रहे हैं कि इनॉग्रेशन के ठीक बाद भी किया जाएगा, लेकिन अगर स्थिति हमें परमिशन देती है तो हम एक पूरा अलग से सेशन भी उससे पहले करने की सोचेंगे, कि जिसमें हर पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाएगा, उनके सामने एक मॉक ड्रिल होगा, हम उनको फ्लो चार्ट के द्वारा पूरा बताएंगे कैसे होने वाला है, ताकि किसी भी प्रकार का संकोच या एम्बिगियसनेस ना रहे कि हमने पहले से ना बताया और बाद में कर दिया, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। और जब तक हर पार्टिसिपेंट, हम कोशिश करेंगे कि रीजनेबल तरीके से हम अपने हद से हर पार्टिसिपेंट के मन का डाउट जब तक क्लियर कर ले, इससे पहले कि हम मेन टूर्नामेंट में जाएं। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे सेशन भी करा सकें, इनॉग्रेशन से पहले हम मॉक ड्रिल भी करके देखेंगे, और एक गूगल फॉर्म भी शेयर कर देंगे कि किसी के मन में अगर हल्का सा भी कोई संकोच, डाउट, क्लेरिफिकेशन की उम्मीद हो तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम, जो कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, खासकर जब से पैंडेमिक हुआ है, रीच बहुत बढ़ गई है, हमने एक पूरा पोस्ट अभी जो आपने पीपीटी देखी उसके साथ पूरा शेयर किया है फ्लो चार्ट के हिसाब से कि कैसे ये चीजें होने वाली हैं। निश्चित तौर पर मेरा भी यही सुझाव रहेगा कि आप जो है इनॉग्रेशन के समय, क्योंकि देखिए उस समय थोड़े समय की जो कमी होती है हमारे पास, जब इवेंट शुरू करने के साथ ही आप कहें कि टाइम मशीन उल्टी चलने शुरू हो जाती है और समय फिसलता हुआ चला जाता है। तो इसलिए सुझाव यही रहेगा कि आप लोग जरा पहले कर लें, ताकि और खुल के बात कर सकें कि भाई हाँ ये है और ये हमारी समस्या, या ये हमें ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत होते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्या होगा, ये सारे सवाल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समस्या नहीं बनेगी, और जिस आत्मविश्वास के साथ आप इस चीज को लेकर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर यह एक नई सफलता का कीर्तिमान रचेगी। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं बात करना चाहूंगा जो तकनीकी पहलू है। तो अब हम उस तकनीकी पहलू पर भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं तो तकनीक के स्तर पर हमें बहुत ही आप कहें कि तैयारी करनी पड़ती है। जैसा आपने बताया शुरू में कि आप इस बार डिस्कॉर्ड से भी जुड़ रहे हैं, पिछली बार हमने सिर्फ जूम पर ही देखा था इस प्रतियोगिता को, इस बार डिस्कॉर्ड को भी आप लेकर आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें, डिस्कॉर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया, जूम जब हम कर रहे हैं तो क्या किसी समस्या से बचने के लिए, इन सारे पहलुओं पर हम आगे अपनी इस चर्चा को बढ़ाते हैं। तो शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में जो तकनीकी पहलू है, जाहिर तौर पर जब इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो जो तकनीकी तैयारियां हैं वो भी बहुत व्यापक स्तर पर की गई होंगी, और उन सभी तैयारियों के बारे में जिस तरीके से भुवन कृष्ण ने बताया कि अभी हमारे पास जो उनकी डिबेटिंग सोसाइटी में जो टेक्निकल चीजों को देखते हैं शिवम और हर्ष हैं। तो शिवम और हर्ष मैं चाहूंगा कि वो जरा हमें बताएं कि क्या क्या तैयारियां आपने तकनीकी चीजों स्तर पर की है, चाहे वो आप किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पता चला है कि आप लोग 2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम और डिस्कॉर्ड का। तो ऐसा क्यों है, और जूम और डिस्कॉर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये मतलब किस स्तर पर आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे, और क्या बेहतर करने के लिए आपने 2 प्लेटफॉर्म चूज किया है? शिवम और हर्ष। जी, धन्यवाद भैया अवसर के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिवाजी भोसले में हम नई चीजों पे प्रयोग करते रहते हैं। तो इस बार जो हमारा प्रयोग रहेगा वो डीआरएस और एक हमारे जो नेट का इशू है, उन 2 मूल कारणों से हमने एक नए प्लेटफॉर्म को चुना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार हम डिस्कॉर्ड और जूम 2 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे लीग मैचेस रहते हैं, कि जो 5 हमारे लीग मैच होंगे, उन्हें इस बार हम डिस्कॉर्ड पे ऑर्गेनाइज करवाएंगे। उसके बाद जो हमारा एक प्ले ऑफ मैच होगा वो भी डिस्कॉर्ड पे होगा, और जो हमारे फिर क्वार्टर, सेमी और फाइनल होंगे वो हमारे फाइनली जूम पे होंगे, ताकि हम उन्हें एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर सकें अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे ऑब्वियसली। तो जो अब हमारा पहला मूल कारण है डिस्कॉर्ड को यूज करने का, उस पर आते हुए कि जैसा कि आप सब जानते हैं हमने डीआरएस को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया था सर्किट में। तो अब डीआरएस में ही एक तरह से जो हम देखते हैं समस्या जो रहती है प्रतिभागियों के सामने, वही रहती है कि जब वो डीआरएस मांगते हैं तो उनको एक रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। तो अब उनका थोड़ा सा काम कम करने के विचार के साथ हम डिस्कॉर्ड पे आए हैं, ये सोचते हुए कि डिस्कॉर्ड में जो इंडिविजुअल रूम्स हैं
उनमें हम इंडिविजुअल रूम्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और एक हमें मौका मिलता है कि हम भी एक तरह से प्रतिभागियों का थोड़ा काम कम कर सके और उसमें मदद कर सके। हम यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि एक तरह से जो ये तकनीकी काम है, इसमें हम फुल 100% गारंटी नहीं ले सकते कि आप तकनीक का पूरा इस्तेमाल करेंगे और तकनीक में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे हम पूरी कोशिश ये रखेंगे कि जो प्रतिभागी है उसको एक फेयर चांस मिले, उसकी जो रिकॉर्डिंग की जाएगी DRS के लिए वो हमारी ओर से भी किया जाए, और प्रतिभागी चाहे तो वो भी अपनी तरफ से कर ही सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा फीचर बताने के लिए मैं अपने साथी शिवम को बुलाना चाहूंगा। शिवम। नमस्कार दिग्विजय भैया। जो हमारा दूसरा मूल कारण है डिस्कॉर्ड यूज करने, वो बात ये है कि जब आप जूम मीटिंग करते हैं, जूम के अंदर आप 16 लीग मैचेस एक साथ करते हैं, तो बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण जो प्रतिभागी होते हैं हर किसी के पास वाईफाई की उपलब्ध नहीं होने के कारण इंटरनेट कनेक्शन के अंदर स्लो आता है एवं लैग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसके कारण जो एक है MI ऑडिबल का प्रयोग काफी ज्यादा होता है जूम मीटिंग पर। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने डिस्कॉर्ड के ऊपर स्विच करा है। जब जो हमारे 16 लीग मैचेस होंगे, जो कि मैचेस होंगे, उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए डिस्कॉर्ड का यूज करा जाएगा। डिस्कॉर्ड पर एक हर वॉइस चैनल के अलग अलग चैनल्स होंगे, सारे रूम्स अलग अलग चैनल्स होंगे, और इस चीज को क्योंकि यह ऑनलाइन होगा, तो इस चीज को हम थोड़ा सा ये बताने के लिए कि हम अभी भी शिवाजी कॉलेज से जुड़े थे, हमने शिवाजी कॉलेज से जुड़ते हुए नाम रखे, जैसे हवा महल, ऑडिटोरियम, जो कि एक तरीके से जो ऑफलाइन चीजें थी उन सब का ध्यान भी बचाएंगे। अब इन चैनल्स का यूज करने का जो मूल कारण है उनमें से एक है वॉइस सप्रेशन और बेटर इंटरनेट क्वालिटी। इससे क्या होगा, यदि किसी प्रतिभागी को नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज पता चल जाती है कि प्रतिभागी हमें सूचित करता है कि मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो जो अभी आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, इसके तरीके से हम बिट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एवं इसी कारण से अगर प्रतिभागी के पास अनस्टेबल नेटवर्क या फिर स्लो इंटरनेट कनेक्शन भी है, तो हमारे पास बेटर क्वालिटी ऑफ डिबेट आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर लोअर बिट रेट यानी 32 kbps एवं 16 kbps के माध्यम से 16 kbps यानी 16 KB पर सेकेंड, यानी इतने कम इंटरनेट पर भी यहाँ पर जो डिबेट होगी उसका वक्तव्य काफी साफ तौर पर सुनाई देगा, जो कि जूम पर बाकी अन्य वर्चुअल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, उन सब पर यह फीचर नहीं मिलता। तो इसी कारण से डिस्कॉर्ड के ऊपर नेटवर्क स्टेबिलिटी को ज्यादा स्टेबल कर पाएंगे, एवं प्रतिभागियों के लिए ये चीज काफी ज्यादा इजी रहेगा कि उनके पास स्लो और बैंडविड्थ के बाद भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिबेट कर पाएंगे, जिससे अध्यक्ष को भी सुनने का मौका ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा, एवं जो ऑडियंस होगी उनको भी काफी ज्यादा अच्छे रूप से सुनने को मिलेगा। हाँ शिवम, मैं ये देख रहा हूँ स्क्रीन पर, तो आप जरा यहाँ पर करके उसे दिखाएं, क्योंकि ये तो हम डिस्कॉर्ड पर ओपन कर लेते हैं और मैं देख रहा हूँ सभी चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, और आप सभी ने जैसे नाम लिखा है हवा महल और तमाम अन्य जगहों के नाम, जिससे लगे कि हाँ हम लोग शिवाजी में ही हैं। वहां पर हम जैसे फिजिकली अपेयर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको महसूस कर सके। तो ये जरा आप बताएं कि जैसे आपने बताया कि उसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क की समस्या को दूर कर सकते हैं, आप कि कहां पर जाकर आप कर सकते हैं प्रतिभागी। आप होम स्क्रीन पर आइए। अब यहाँ पे आप देखिए, आप जब मेन तर्क वितर्क कक्ष में होंगे, तो हम एज्यूम करके चलते हैं आप तर्क वितर्क कक्ष 101 में है, तो आप इसकी नॉर्मल सेटिंग्स को दबाएं। सेटिंग्स को दबाने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसको कहते हैं बिट रेट। इस बिट रेट को आप 64 kbps से कम करते चले जाएंगे, तो बेटर आपकी जो इंटरनेट क्वालिटी अगर आपका कम भी होगा तो आप डिबेट कर पाएंगे। अगर आप इस बिट रेट को एकदम कम कर लेते हैं, तो आपका चाहे कितना ही स्लो इंटरनेट कनेक्शन है, चाहे वो 2G प्लस चल रहा हो या फिर 3G चल रहा हो, उसके ऊपर भी एक आपको बेटर ऑडियो आउटपुट मिलेगा बाकी प्रतिभागियों को। इससे आपको औरों का जो वक्तव्य है वो भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में सुनाई देगा, क्योंकि उसके अंदर अब लैग नहीं होगा, एवं बाकी प्रतिभागियों को एवं अध्यक्ष को आपका वक्तव्य ज्यादा अच्छे तौर से सुनाई देगा, क्योंकि अब इसके अंदर लैग नहीं होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका इंटरनेट कम है या नहीं, उसके अंदर लैग नहीं सुनने को मिलेगा। अच्छा शिवम, मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि उसको 2G पर भी हम चला सकते हैं अगर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, तो इसमें ऐसा होगा कि क्या अगर प्रतिभागी, मान लीजिए मेरा नेटवर्क बहुत खराब है और मैंने उसको डाउन किया हुआ है,
मेरी आवाज पहुंचने में थोड़ा समय लेगा या फिर उसी तरीके से पहुंचेगा जैसे नॉर्मल इंटरनेट पर पहुंचता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद दिग्विजय भैया। बिल्कुल भी इसके अंदर टाइम गैप नहीं होगा। सबसे अच्छा फीचर यही है कि टाइम गैप को बचाने के लिए जो हमारा डाटा है हम इसे कम करेंगे। इसके अंदर कम डाटा यूज होगा, स्लो नेट के ऊपर भी ये बेटर आउटपुट देगा एवं टाइम गैप कम होगा। जो मैंने वर्ड यूज कर रहा हूँ लैग, जो कि नॉर्मली यूज होता है, ये लैग को कम करेगा। मेरा इनपुट, मेरा आउटपुट और आपके पास इनपुट वो सेम टाइम पर पहुंचेगा। इसके बीच के अंदर का जो टाइम गैप होता है इसी को कम करता है बिट रेट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर आप टेक्निकली जानना चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। 16 kbps, एक सेकंड के अंदर केवल 16 केबी किलोबाइट्स अपलोड होंगी एवं उसके अंदर आपकी वॉइस जाएगी। तो कम नेट से प्रति सेकंड के अंदर आपके पास बेटर आउटपुट आएगा, तो इससे टाइम गैप कम होगा। चलिए, मैं समझूंगा कि ये बहुत अच्छा है। और ये जो आपने समझा दिया है, तो जो प्रतिभागी, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि हमारा नेटवर्क कमजोर है या हम ऐसे गांव में हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप गांव में बैठे हुए भी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। तो गांव में नेटवर्क कम आ रहा है या फिर ऐसे पहाड़ी एरिया में आप बैठे, मान लीजिए उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं आप, तो अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, तो वहां से भी बैठकर आप जो है आसानी से इसमें भाग ले सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जो जानकारी आपने दी है, तो जो और बाकी सोसाइटीज भी ऑनलाइन डिबेट करा रही हैं, डिस्कॉर्ड पर ही कराती हैं, तो वहां भी ये चीजें वो सब अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आवाज और जो कनेक्टिविटी की सुविधा है, जो दिक्कत आती है, वो नहीं होगी। एक सवाल और आपकी ये जो तकनीकी टीम है उससे है मेरा, वो ये है कि आप जूम और डिस्कॉर्ड दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा डिस्कॉर्ड का आपने बताया कि आप वहां पर तो लीग मैचेस कराएंगे सारे, तो जूम जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप क्या करेंगे? महोदय, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जो जूम है, अब वर्चुअल मीट के अंदर अगर मैं नाम लेता हूँ कि हमारी वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है जूम प्लेटफॉर्म। तो जूम प्लेटफॉर्म पर हमारा स्विच करने का जो ऑप्शन है वो इस चीज के लिए होगा क्योंकि जूम के अंदर एक तो प्रतिभागियों के नंबर के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा होगा। यहाँ पर ग्रेटर नंबर प्रतिभागी मतलब 500 पार्टिसिपेंट्स तक ज्वाइन कर पाएंगे एवं वह सब एज एन ऑडियंस देख पाएंगे, क्योंकि लीग मैचेस के अंदर पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं एवं ऑडियंस कम होते हैं। एवं ऑडियंस जब क्वार्टर्स शुरू हो जाते हैं तो बेटर क्वालिटी ऑफ मैचेस होने लग जाते हैं एवं उनको सुनने के लिए ऑडियंस की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। तो इसी चीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, ऑडियंस होंगे, तो उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जूम होगा। एवं साथ ही साथ जूम पर हमारे को जो फीचर मिलता है वो है यूट्यूब पर डायरेक्ट लाइव करने का, ब्रॉडकास्ट करने का। तो जूम के माध्यम से हम यूट्यूब लाइव भी कर पाएंगे। चलिए, तो मुझे लगता है कि आप दो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो और बेहतर और शानदार तरीके से यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। तो इसी के साथ हमारे साथ अभी विक्रम तर्क वितर्क समिति, क्योंकि बार बार वो जबान पर चढ़ा हुआ है वाद विवाद समिति, हम लोग वही हैं, तो नया इनिशिएटिव है कि तर्क वितर्क समिति कहा जाए। तो इस तर्क वितर्क समिति के उपाध्यक्ष उर्वशी हमारे साथ हैं। तो उर्वशी, आपका स्वागत है तर्क ज्ञान पर। और मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि उपाध्यक्ष के रूप में, क्योंकि अध्यक्ष तो निश्चित तौर पर कार्य कर ही रहे हैं, तो उपाध्यक्ष के रूप में आपने क्या कैसी तैयारियां की और तैयारियां कब से चल रही हैं? क्योंकि तैयारी करते हैं निश्चित तौर पर, हमें पता है, हमने भी आयोजित कराया है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है और महीनों पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। तो कैसी तैयारियां चल रही हैं और कब से आपने तैयारी शुरू की थी? बिल्कुल भैया, जैसा कि हमें पता है कि जो शिवाजी भोसले है वो ना केवल शिवाजी कॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि जो डिबेटिंग सर्किट है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से जो इसकी तैयारी है वो कम से कम 1 महीने पहले तो शुरू हो ही जाती है। लाइक सबको पता होता है कि हाँ, हमें शिवाजी भोसले करना है। छोटी छोटी जो तैयारियां होती हैं, जो आपस में जो डिक्टम के मेंबर होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं।
और दूसरी बात ये है कि फिर जब कॉलेज लेवल पे हम ये सारी चीजें करने लगते हैं तो उसमें टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, टीचर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, उन्हें सारी चीजें बतानी पड़ती है कि किस तरीके से ये शिवाजी भोसले होने वाला है, ये किस तरीके का इवेंट है। ये सारी की सारी तैयारी कहीं ना कहीं 1 महीने पहले शुरू हो जाती है। जब हम ऑफिशियली पे आते हैं तो फिर हमें कॉलेज से परमिशन लेनी पड़ती है, बजट अप्रूव करवाना पड़ता है। ये जो सिंपल काम होते हैं ये हम लोग करते हैं। दूसरा ये कि ये सिंपल काम आपको लगते हैं? सर वही भैया, ये सिंपल काम लगते हैं लेकिन होते नहीं है, क्योंकि जब हम अंदर किसी भी इवेंट को करवाते हैं तो उसके कई पहलू होते हैं। जैसे कि अभी हमारे टेक्निकल टीम ने बताया कि इस तरीके का काम करना होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ ये इस तरीके का इवेंट होने वाला है और इस तरीके का कोऑर्डिनेशन आपको आपस में करना होगा। तो उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इन्हीं चीजों पे काम करती हूँ कि कौन किस तरीके का काम कर सकता है। पहले हमें देखना होता है कि कौन किस चीज में अच्छा है, कौन किसको अच्छे संग से मैनेज कर सकता है और किस तरीके से कर सकता है, उसकी क्या एबिलिटी है, इसका हमें पता होना बहुत जरूरी होती है। तो मुख्य तौर पे हम लोग इस पे काम करते हैं और फिर धीरे धीरे इसकी बनाते हैं। और फिर वो वही मेन बात आ जाता है कि टीम वर्क सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो कि अभी दिख भी रहा है। उर्वशी, इसी से जुड़ा हुआ टीम वर्क से मेरा एक सवाल है कि जैसे टीम वर्क है फिजिकली, अभी तक क्योंकि 2 साल से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो स्कूलिंग हो या आपके कॉलेज के इवेंट्स हो या डिबेटिंग के हो, कॉलेज के लेक्चर्स हो, सभी ऑनलाइन अभी चल रहा है 2 साल से। तो जो नए लोग आए हैं, खासतौर पर कनिष्का भी अभी नई है ऑनलाइन में, पहला बैच है ऑनलाइन की तरफ से, उनसे हम बात करेंगे अभी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि नए लोग जुड़े हैं और जो कि आप फिजिकली नहीं मिले हैं, ये तो सत्य है कि आप फिजिकली नहीं मिले हैं। जो लोग नए आप फ्रेशर में आपने लिया है, ऑडिशन लिया है, नए लोग सिलेक्ट करके आए हैं, फिजिकली ही नहीं मिल पाए हैं, आप ऑनलाइन ही उनका ऑडिशन भी हुआ है, ऑनलाइन ही वो डिक्टम के पार्ट भी बने हैं। तो उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि जो नए लोग जुड़े हैं उनकी ट्रेनिंग करने में या उनको समझाने में कि हम किस चीज को आयोजित कर रहे हैं और इसका महत्व क्या है, कितने व्यापक पैमाने पर होता है और किस तरीके से हम लोग आयोजित करते रहे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत चुनौती भरा काम रहा है। तो इसको आपने कैसे किया है आपकी सोसाइटी में? क्योंकि जो नए लोग आए हैं वो फिजिकली आप मिले नहीं है, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग करनी है उनकी और ऑनलाइन ही उन्हें समझाना है, तो कैसे किया है ये सारा? बिल्कुल भैया, भैया ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम रहा है, क्योंकि ऑनलाइन किसी को समझाना या उसको समझना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसके लिए हम लोगों ने समय-समय पे सेशंस करवाए हैं, अपने सीनियर्स से बताया है कि किस तरीके से उन्होंने ये जो चलन है शिवाजी भोसले का वो शुरू किया था और इसका क्या महत्व है। तो हमने तरह-तरह के सेशन करवाए हैं जहाँ पे उनको हम लोगों ने पीढ़ी का बताया कि किस तरीके से पीढ़ी होती है, और यहाँ तक कि हम लोगों ने उनके जो भी सजेशंस थे या उनके कुछ जो क्वेश्चंस थे, उन सब चीज़ पे बात करी थी। तो जिससे धीरे-धीरे जो कोऑर्डिनेशन है वो हमने करने की कोशिश करी थी। और निश्चित रूप से बहुत मुश्किल काम रहा था, क्योंकि बच्चों को समझाना और उनको सिखाना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, लेकिन हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम उनको सही तरीके से गाइड करें। और दूसरा ये कि सीनियर्स हमेशा से साथ रहते हैं, तो समय-समय पे हमें उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिससे ये काम अच्छे से हुआ और कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी इसको अच्छे से करते रहें। चलिए ठीक है, तो कनिष्का हमारे साथ हैं और ऑनलाइन बैच की पहली जो ऑडिशन हुआ उसमें ये आई थी, तो अभी सेकंड ईयर में आई हो। तो कनिष्का, आपको कैसा लग रहा है? फिजिकली मिले नहीं है, पूरी टीम, पूरी सोसाइटी मिली नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई और ऑनलाइन पिछली बार आपने वॉलंटियरिंग भी की थी और पिछली बार आयोजन में आप रही हैं। फिजिकली किस तरीके से आयोजित होता है उसका अनुभव आपके पास नहीं है, तो कैसा महसूस कर रही हैं इस बार आप एज अ सीनियर, वो भी ऑनलाइन में सेलेक्ट होने के बाद, आगे इस प्रतियोगिता से जुड़ने के बाद? जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले तो ये कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में एज़ अ जूनियर इस इवेंट को समझा था और अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा था। तो उसी का लाभ उठाते हुए मैं अब एक सीनियर की तरह और सोसाइटी की सचिव होने के नाते अपने कार्य को अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अपने कार्य को कर रही हूँ। जैसे कि कई सारे काम होते हैं, जैसे कि उर्वशी दी ने भी आपको बताया कि किस तरह से टीम्स के बीच, टीचर्स के बीच और एजेस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। तो इन सभी कामों को समझते हुए और जो एक ऑनलाइन माध्यम की जो एक कहते हैं इतने बड़े स्तर पे जब हम इस इवेंट को कर रहे हैं, तो उसकी जटिलता को कम करने में करते हुए हम सब एज़ अ टीम इस काम को कर रहे हैं और अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखते हुए
अब हम सीनियर बनके इस काम को करने में सक्षम हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि कनिष्का, चूंकि आप ऑनलाइन में जो ऑडिशन हुआ उसके फर्स्ट बैच हैं, तो आपके पास ऑनलाइन में करने का, ऑनलाइन में जो ट्रेनिंग है उसका एक अच्छा खासा अनुभव है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आपने, चूंकि बाकी यहाँ सभी लोग हैं, तो उनकी फिजिकल जब हम लोग मीटिंग करते थे वो उन सब में हमने उनको बताया, सिखाया, और जो भी सब लोग रहे हैं तो फिजिकली सब लोगों ने सीखा पढ़ा है ये खास तौर पे आयोजन कैसे करना है। तो आपने जो ऑनलाइन सीखा है, तो हम क्या ये सभी मानते हैं और मान रहे हैं कि आपने तो निश्चित तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाई होगी, जो नए लोग आए हैं चूंकि वो भी ऑनलाइन ऑडिशन देकर ही आए। जी, जी। जी, जैसा जिस तरह से मैंने बताया, जो मेरा पहला साल था डिक्टम में, और उसी के चलते जो मेरे साथ के सब लोग थे, हम सब ने उन चीज़ों को सीखा, और जो एक्सपीरियंस थे जो ऑनलाइन माध्यम में हमने पिछली बार सीखे, और जो हमारा इवेंट है शिवाजी भोसले, उसकी परंपरा को बनाए रखा, और कोशिश करेंगे कि इस बार भी हम पूर्णतः उसकी परंपरा को बनाए रखें उन सभी एक्सपीरियंस के साथ। चलिए, तो बहुत-बहुत जी। शुभकामनाएँ। और धन्यवाद मैं भैया। चाहूँगा कि हाँ, मैं चाहूँगा कि भुवन एक बार और यहाँ पर मुझे सिर्फ़ ये वीडियो समापन करना है, तो आपका एक और प्रश्न के साथ जवाब चाहूँगा और उसके साथ इस वीडियो का समापन करेंगे कि जो सफलताएँ निरंतर शिवाजी भोसले संसदीय वाद-विवाद प्रतियोगिता और इंग्लिश कन्वेंशनल डिबेट के साथ जो तर्कोत्सव चल रहा है, 2019 में पहली जो हमने आखिरी बार हम कहें कि जो फिजिकली डिबेट की थी, उसके बाद से 2020 में तो नहीं करा पाए क्योंकि पूरा पेंडेमिक था, और फिर 21 में हमने जो पहली बार ऑनलाइन कराया, उसकी सफलता प्राप्त की हमने। और इस बार चूंकि आप नई चीजें लेकर आए हैं और दो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो कुछ और विशेष कहना चाहेंगे प्रतिभागियों के लिए? प्रतिभागियों के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि डिक्टम तर्क वितर्क समिति की ओर से पूरा हमारा यही संदेश है कि हम ऑनलाइन संस्करण को भी उसी तरीके से, उसी निष्ठा के साथ कराने की पूरी कोशिश करते हैं जैसे ऑफलाइन संस्करण होता है। और समिति की ओर से तो हमारी हमेशा पूरी कोशिश रहेगी कि प्रतिभागियों को हम वही रोमांच दे सकें, वही प्रतिस्पर्धा का मौका दे सकें जो हम अपनी ऑफलाइन इवेंट्स में देते थे। खासकर अभी दिग्विजय भैया की सहायता से तो हमने आप सबको समझाया ही कि कैसे टेक्निकल स्तर पर, भाषा के स्तर पर और अपने इनोवेशंस के स्तर पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने प्रतिभागियों को हर वो चीज दे सकें जो हम अभी तक कर रहे थे, और उसके साथ और नई चीजें जोड़ चुके हैं। जैसे डीआरएस हमारे साथ बना हुआ है, डीआरएस में हमने रिकॉर्डिंग की भी जिम्मेदारी को काफी हद तक हल्का करने की कोशिश की है प्रतिभागियों के कंधों से, और साथ ही साथ प्लेऑफ्स के साथ जो प्रतिस्पर्धा है उसे और बढ़ाने की कोशिश की है। हम प्रतिभागियों से अब इतना ही अनुरोध करेंगे कि समिति का साथ दें कि इस इवेंट को, जो केवल डिक्टम का तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं लेकिन करते पूरे सर्किट के लिए हैं, आप हमारा साथ दें ताकि हम इस तर्कोत्सव को इसके वास्तविक मूल तक, इसके उद्देश्य तक इसे सफल करा सके और एक अच्छी तर्क वितर्क, संसदीय तर्क वितर्क प्रतियोगिता का आयोजन अच्छे से कर सकें। सभी प्रतिभागियों को हमारी ओर से, समिति की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही। शिवाजी कॉलेज के जो डिक्टम तर्क वितर्क समिति है, बार बार जबान पे वही आता है वाद विवाद समिति, क्योंकि हमने उसी के साथ पूरे डीयू में अपने जो डिबेटिंग समय है उसी के साथ गुजारा है, और तमाम अन्य समितियां भी वाद विवाद समितियां ही रखती हैं। तो शिवाजी कॉलेज ने प्रयास किया है कि अपनी जबान में हम उस अभ्यास को लाएं कि वाद विवाद की बजाय हम तर्क वितर्क शब्द और का प्रयोग करें। तो कोशिश करेंगे कि यह चीज हम ला पाए अपने अभ्यास में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तर्क ज्ञान पर आने के लिए, और शुभकामनाएं आप सभी को जो ये आयोजित कर रहे हैं प्रतियोगिता। किसी अन्य कॉलेज में जो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं उससे भी, वहां के आयोजकों से भी मैं बात करने की निरंतर मेरा प्रयास रहेगा कि उनसे भी बात की जाए, वो लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, कैसा आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं ऑनलाइन में। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं एक बार फिर डिक्टम के पूरी वाद विवाद समिति, भुवन, कृष्णा, कनिष्का, हर्ष, शिवम, रुवर्षि और सौरभ, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े थे। सभी का नाम मैंने बोल दिया है, कोई रह नहीं रहा है। तो सभी आप सभी यहाँ जुड़े और इतनी जानकारियां दी हैं। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि ये जानकारियां हर एक प्रतिभागी जो शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो
तो आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, खास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय और यहाँ पर जो भी प्रतिभागी आ रहे हैं उन सभी तक जरूर पहुंचाएं। कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप शिवाजी कॉलेज के संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने से संबंधित कोई प्रश्न रखते हैं तो शिवाजी कॉलेज की डिक्टम वाद विवाद समिति के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं, तर्कज्ञान के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और इस वीडियो के नीचे तो कमेंट कर ही सकते हैं अपने कोई यदि प्रश्न है आपके पास। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।